स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मैं अपने चैनल पे आपको एक नया टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रही हूँ, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस टॉपिक का नेम है द नेचर ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस, न्यायिक प्रक्रिया की प्रकृति। पूर्व निर्णय सफल न्यायिक प्रक्रिया की उपज हैं। पूर्व निर्णयों का प्रयोग सिद्धांतों या नियमों की स्थापना के लिए किया जाता है। विधि के प्रवर्तन की पूरी प्रक्रिया के दौरान नियम प्राथमिक होते हैं और पूर्व निर्णय गौण होते हैं। एलन के अनुसार यदि इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया गया तो पूर्व निर्णय अच्छे सेवक की बजाय बुरा मालिक बन जाता है। न्यायिक प्रक्रिया के दो प्रमुख पहलू हैं। प्रथम है न्यायिक हेतुवाद। इसके अंतर्गत तर्क करने की शक्ति होती है, जिसे औचित्य तर्क कौशल, लॉजिक ऑफ जस्टिफिकेशन कहा जाता है। और सेकंड है न्यायिक निर्णय निर्माण का अध्ययन, जिसे निर्णय की प्रक्रिया कहा जाता है। न्यायिक प्रक्रिया में औचित्य के तर्क कौशल और निर्माण की प्रक्रिया दोनों का महत्व होता है। कार्ल लेवलिन ने स्पष्ट किया है कि कभी कभी विधिशास्त्री कृतियों में निर्णय की प्रक्रिया के अध्ययन और औचित्य के तर्क कौशल के बीच विभेद को या तो छोड़ दिया जाता है या नज़रअंदाज कर दिया जाता है। न्यायिक प्रक्रिया की प्रकृति, नेचर ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस या न्यायिक चिंतन प्रक्रियाएं, जुडिशियल थॉट प्रोसेस या निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग आदि भावार्थों का प्रयोग कभी कभी या तो औचित्य के तर्क कौशल को ढूंढने या कभी कभी न्यायिक निर्माण के अध्ययन के क्षेत्र के लिए या कभी कभी दोनों के लिए किया जाता है। न्यायिक प्रक्रिया के इन दोनों तत्वों की खोज के बीच के अंतर को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन दोनों के बीच के भेद को मिटाकर एक दूसरे से जोड़ने वाले प्रश्न हैं। निर्णय के औचित्य में दिए गए तर्क किस सीमा तक न्यायिक निर्णयों के वास्तविक मंतव्य को प्रतिबिंबित है। संक्षिप्त न्यायिक निर्णय निर्माण कहाँ तक युक्तिपरक है। न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत इन दोनों तत्वों का अध्ययन दो रूपों से किया जाता है। पहला है औचित्य का तर्क कौशल या तार्किकता, और दूसरा और न्यायाधीश और विवेक के अंतर्गत किया जाएगा। पहला है निर्णय के औचित्य का तर्क कौशल या तार्किकता। औचित्य की तार्किकता की खोज के अंतर्गत तर्कशास्त्रियों और दार्शनिकों की संकल्पना और तकनीकों की आवश्यकता पड़ती है। इनमें निम्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जाता है। अपने निर्णय के औचित्य को साबित करने के लिए किस सीमा तक न्यायाधीश निगमनात्मक, सादृश्यमूलक तर्क और अन्य तरह के तर्कों का सहारा लेते हैं। न्यायिक निष्कर्ष किस सीमा तक उनके आधार वाक्यों से आवश्यक रूप में उत्पन्न होते हैं। क्या विधिक हेतुवाद, रीजनिंग, विशिष्ट लक्षणों से युक्त है जो इसे अन्य तरह के हेतुवादों से अलग करते हैं। निर्णय के विधिक औचित्य को साबित करने में कौन कौन से अच्छे और वैध तर्क हैं। निर्णय छानबीन, विकल्पों की तुलना, तथ्यों के आकलन, विचार विमर्श एवं सोच विचार का परिणाम होते हैं। उचित निष्कर्ष पर पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आधारों या प्रश्न किए जाने पर इसे उचित ठहराने के लिए प्रयुक्त आधारों की युक्तियां कहा जाता है। सेकंड है न्यायिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया, जुडिशियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। न्यायाधीश और विवेक, जजेस एंड डिसीजन।
अब यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि न्यायाधीश विवादों का विनिश्चय और विधि का निर्वचन करते हुए विधि का निर्माण करते हैं। विधि का निर्माण विधि में स्थायित्व के तत्व के साथ नमनीयता का संयोग करता है और न्यायाधीश के विवेक का परिणाम होता है। विवेक प्रत्येक विधिक व्यवस्था का प्रमुख अंग बन गया है, परंतु विवेक स्वयं नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, क्योंकि विधि के नियम की व्यक्त या विवक्षित अनुमति के बिना इसका अस्तित्व संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए अतिरिक्त विधि संबंधी नियम हैं जो इसके प्रयोग को नियंत्रित करते हैं। इनमें से सर्वप्रमुख नियम यह है कि विवेक का प्रयोग साक्ष्यों के उचित आकलन और उचित तर्कों के संदर्भ के साथ किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में विवेक का प्रयोग इच्छा या चापल्य पर आधारित न होकर एक न्यायिक तरीके से किया जाना चाहिए। हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी न्यायिक सृजनशीलता और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। न्यायिक सृजनशीलता और सामाजिक दृष्टिकोण, सजीव विधि और स्वतंत्र विधि संबंधित विवेक। ऑस्ट्रियन समाजशास्त्रीय विचारधारा के प्रसिद्ध विधिशास्त्री यूजेन एहर्लिच ने सजीव विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। स्वतंत्र विधि आंदोलन में से एक प्रमुख नेता थे न्यायिक मतों को उन्होंने हितों के अंतरप्रेरणीय संतुलन द्वारा प्राप्त विनिश्चयों का औचित्य स्थापित माना। एहर्लिच ने न्यायिक गतिविधियों में स्वतंत्र विधि अन्वेषण की खुली मान्यता की वकालत की। एहर्लिच के अनुसार न्यायिक अंतर्ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि इसे नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। एहर्लिच के अनुसार जब कभी एक विधान ऐसे मामलों में लागू होता है जो निश्चित रूप से विधि निर्माण करते समय विधायिका के मस्तिष्क में नहीं हो सकता था, तो इसे पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। न्यायालय के इस अपरिहार्य कर्तव्य में न्याय और उपयोगिता के मानदंडों के संदर्भ में उत्पन्न हितों के मूल्यांकन की सजग मान्यता आवश्यक है। इस मूल्यांकन की प्रक्रिया को एहर्लिच ने निर्माण योजना का नाम दिया है, जो विधि के प्रयोग और स्वतंत्र विधि अन्वेषण का मध्य मार्ग है। एहर्लिच ने न्यायिक सृजनशीलता का क्षेत्रांकन करते हुए कहा कि जितना ज़्यादा सामान्य विधिक कथन होगा, न्यायिक न्यायिक विषय उतना स्वतंत्रता और स्वच्छंदता पूर्वक प्राप्त होगा। कुछ विधिक कथन न्यायाधीशों को अनियंत्रित विवेक प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए सद्विश्वास और अनुचित समृद्धिकरण के बारे में दिए गए कथन। ऐसे मामलों में न्यायिक विवेक का क्षेत्र बड़ा होता है। नियमों को लागू करते समय न्यायाधीश तथ्यों को विनिश्चित करते हैं। इस दौरान उन्हें स्वतंत्र मूल्यांकन और विवेक के प्रयोग का अवसर मिलता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि एहर्लिच ने न्यायिक विवेक की अंतःप्रज्ञा पर आधारित मानकर प्रारूपिक नियम से स्वतंत्र विधि के खोज की प्रेरणा को प्रस्तुत किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स वंस अगेन।